ये लास्ट क्लास में रेजोनेंस पढ़ लिया था, तो उसका ना एक सेक्शन आता है, उसका एक सेक्शन आता है क्यू वैल्यू और बैंडविड्थ, उसका ना डिराइवेशन है पूरा बोर्ड में, जो फॉर्मूला आता है सिर्फ उतना ही पार्ट है ना कंपेरेटिव में काम आएगा, तो वो मैं अलग से करवाऊंगा, लास्ट में देख लेंगे। आज है ना एक छोटा पार्ट स्टडी करते हैं, दो छोटे छोटे पार्ट से, ठीक है, कंपेरेटिव बोर्ड दोनों में काम हो जाएगा अपना। दो डिवाइस यूज कर रहे हैं स्टडी करने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है चोक कॉइल, ये दो डिवाइस आते हैं, ठीक है, वो स्टडी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बेसिक इजी, नॉर्मल एक सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही स्टडी करना है, ठीक है। लिखो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ओके। ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर क्या डिवाइस होता है कि हम पावर प्लांट की बात करें, पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जनरेट होता है, उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है ना, और वो पता हो बहुत हाई होती है, थाउजेंड्स में होता है, किलो वोल्ट में थाउजेंड्स में होता है, ठीक है। अब वो वोल्टेज डायरेक्ट अपने यहाँ आ जाए घरों में और उसमें पॉकेट में, तो ये सब डिवाइसेस क्या है पूरे फ्यूज हो जाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो कम वोल्टेज पे काम करते, कितना वोल्टेज पे काम, 220 स्टैंडर्ड क्या है अपने एरिया में 220, ठीक है, उस पे काम करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, वो इतना बड़ा वोल्टेज है, उसको ये छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो कोई तो डिवाइस होना चाहिए मेरे पास। वो कौन सा डिवाइस? ट्रांसफॉर्मर। वो ट्रांसफॉर्म करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं? स्टेप डाउन। कम हो रही है वैसे। कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट्स में जाओगे तो तुम्हें पता हो तो यहाँ पे हसीरा ही ले सकते हो, ठीक है, उधर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, ठीक है। अब वो जो है बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, वो सब जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, वो बहुत हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। तब तुम्हें वापस क्या लो वैल्यू से हाई वैल्यू करना है, तो भी क्या यूज कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर। बस नाम उसका अलग है, उसको क्या कहते हैं? स्टेप अप। तो आज हमें वो स्टडी करना है, उसका फिजिक्स एकदम ही बेसिक है, स्टडी करते हैं। इसमें ये इनके पास EMI के नोट्स हो तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक बार वो निकाल। मेरा क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, ये इधर से स्टडी करते हैं, ये ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मर का। पहले स्ट्रक्चर समझाएगा, बाद में फिजिक्स का स्टडी करते हैं।
क्या होता है, पहले तो ये एक फ्रेम होती है जिसको कोर कहते हैं, तो किसका मेटल का बना होता है, जनरली आयरन का होता है, ठीक है। इस कोर में एक वायर ऐसे माउंट करते हैं और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये मेरा इनपुट होगा, एक मेरा क्या होगा आउटपुट, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो इनपुट वोल्टेज है ना वो मैं वीपी लिख रहा हूँ, क्यों, इसको प्राइमरी कहते हैं, ये जो कॉइल है ना इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। तो जो वोल्टेज है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी वोल्टेज ही बोल सकता हूँ, तो वीपी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉइल सेम ऐसे लगाया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग होंगे, वो मेन है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मतलब क्या, कुछ भी यूज करो, इधर मशीन डिवाइस कुछ भी आउटर कनेक्शन है वो लगाया होगा, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, जो कॉइल है वो सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वी, ठीक है, ये बेसिक डिजाइन होती है ट्रांसफॉर्मर की। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे कैसे लगेगा, तो कंसेप्ट क्या था, इसमें वोल्टेज है, क्या होगा, करंट फ्लो होगा, प्राइमरी का करंट है, क्या ले लेते हैं आईपी, करंट फ्लो होता है कोई भी कॉइल में, तो क्या क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, कभी भी कोई कॉइल हो उसमें करंट अगर जा रहा हो, क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर जो कहते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ही पास होगी अंदर से, ठीक है, भाई प्रोसेस पे ध्यान देना, एकदम इजी है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ से ही पास होगी, मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, खुद का ही करंट, खुद का ही फील्ड, खुद का ही फ्लक्स, उसके लिए भी टर्म हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ इंडक्शन, क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल क्या होता है, ये जो फील्ड है ये पास होगी, इधर से भी पास हो सकती है, इधर से फील्ड पास होगी कुछ फील्ड, तो यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा, इधर जो फ्लक्स मिल रहा है वो इसके खुद के करंट की वजह से नहीं मिल रहा है, इसके करंट की वजह से मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसमें करंट अगर मैं चेंज करूं, सेम पूरा प्रोसेस समझो, इसमें करंट चेंज करूं, इसमें फील्ड चेंज होगी, इसमें क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और फैराडे लॉ सबसे पहले पढ़ा था, अगर यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई सोर्स हो सकता है, इनपुट वोल्टेज मतलब यहाँ पे कोई पावर सोर्स लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पावर सोर्स लगाया होगा, यहाँ पे कोई पावर सोर्स नहीं है, फिर भी तुम्हें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, किसकी वजह से मिलेगा, क्या प्रोसेस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोई पूछे कि ट्रांसफॉर्म किसके कौन से फिजिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल, ठीक है। ये एक बेसिक डिजाइन दिखाई दे, क्या लगता है इससे जो सारा फ्लक्स है, सारी फील्ड है, वो पूरी फील्ड लाइन इधर से पास हो रही हो पाएगी क्या, कुछ ऐसे भी जा सकते, कहीं पे लॉस भी हो सकती है। तो बहुत सारी डिजाइन आती है। एक और डिजाइन अगर मैं बताऊं, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ पार्टी दिया हुआ है, पर ये इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। एक सपोज ऐसे स्ट्रक्चर, फ्रेम को मैं ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ, ये मेरी फ्रेम है, तो ये प्राइमरी को मैं बीच में माउंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपना प्राइमरी। मुझे बताओ सेकेंडरी में कहाँ पे माउंट करूं ताकि फ्लक्स मैक्सिमम पास हो, वो कहाँ पे माउंट करना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर तो एकदम जीरो हो जाएगा। जितनी लाइन पता है कैसे सोचो, जो लाइन जैसे इधर से विजुअलाइज करो, लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरे कॉल से भी मैक्सिमम नहीं जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ही माउंट करो, तो जितनी पहले की होगी उतनी दूसरी की होगी। तो एक और डिजाइन होती है जिसमें एफिशिएंसी क्या है तुम बढ़ा सकते हो, यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा। ये क्या होती है, बेसिक ट्रांसफार्मर की डिजाइन होती है, ठीक है। इसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, सिंपल इक्वेशन है, फैराडे लॉ वगैरह ना है, ठीक है, और एकदम इजी प्रॉब्लम्स की आते हैं इसकी, मतलब टॉपिक काफी इजी है। कल इसके नोट्स देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर voltage
An electrical device, transformer is an electrical device that converts a high AC voltage into low AC voltage and vice versa, into low AC voltage and vice versa. ठीक है, कुछ नेक्स्ट लाइन में लिखो, if output voltage is greater, if output voltage ब्रैकेट में लिखो सेकेंडरी, if output voltage ब्रैकेट में लिखो सेकेंडरी is greater than input voltage, if output voltage ब्रैकेट में लिखो secondary is greater than input voltage ब्रैकेट में लिखो primary, then the transformer is called कौन सा होगा, आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है तो क्या होगा, स्टेप अप, क्या होगा, स्टेप अप, ठीक है। लेकिन दूसरा लिख दो स्टेटमेंट, क्या होगा, इफ आउटपुट voltage is less than the input voltage, if output voltage is less than the input voltage, then transformer is called step down. Transformer is called step down, ठीक है। और ये फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इट वर्क्स on the principle of mutual induction, ठीक है। ये डायग्राम तो ड्रॉ कर लो, उसके बाद जो पूरा डिस्कस किया ना प्रोसेस वो भी ड्रॉ कर लो डायग्राम, ये बोर्ड में काम आएगा स्टूडेंट वगैरह।
ये देखो स्टेटमेंट, ये जो प्रोसेस पूरा डिस्कस किया म्यूचुअल इंडक्शन का वो लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। When an input AC source, when an input AC source is applied, when input AC source is applied, comma, flux is induced, flux is induced in the primary, flux is induced in the primary coil, which also results in flux, in the secondary coil, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखो, when the current in the primary changes, comma, flux associated with secondary coil, also changes, ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में ही लिखना है। So according to Faraday's law, EMF is induced in the secondary coil. ठीक है, ये तो लिखने वाला पार्ट अपना हो गया, कंसेप्ट। अब इसकी इक्वेशन स्टडी करते हैं। तो फैराडेज लॉ ही अप्लाई करना है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। लिखो नेक्स्ट टाइम में, लेट VP be the primary voltage, and NP capital में, and NP be the number of turns, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी के लिए भी लिखो, that VS is the secondary voltage, and NS is the number of turns. अब देखो इसमें एनसीईआरटी में ना लंबा इसका डिराइवेशन दिया हुआ है, पर वो इतना यूजफुल नहीं है। एक बेसिक ही यहाँ पे फॉलो करते हैं सिंपल लॉजिक से, ठीक है, वो लिख पाओगे। देखो नीचे नेक्स्ट लाइन में, अप्लाइंग फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ याद हो तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई बाई
डेल्टा टी, पर साथ में क्या नंबर ऑफ टर्न्स का भी ध्यान रखना है। सेम सेकेंडरी में भी लिख पाओगे, उसमें भी इंड्यूस हो रहा है। लेकिन अब देखो इसमें डेल्टा में मैंने सेम लिखा, यहाँ पे एक सिंपल अजम्पशन लेके चलते हैं कि फ्लक्स जितना उसमें से पास हो रहा है प्राइमरी में, उतना पूरा ही किसमें पास हो रहा है सेकेंडरी। फ्लक्स लिंकेज क्या है पूरा हम ले रहे हैं 100%, तो उसमें क्या अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बस लिख लो, अज्यूमिंग एंटायर फ्लक्स लिंकेज, अज्यूमिंग entire flux linkage, तो देखो एक सिंपल रिलेशन आ जाएगा। मुझे फ्लक्स से मतलब नहीं है, मुझे वोल्टेज से मतलब है। इसको डिवाइड करो तो पूरा पार्ट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, VB by VS इक्वल टू एकदम सिंपल। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इसमें और थोड़ी स्टडी करनी है, तो प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, इसमें वो स्टेप अप स्टेप डाउन है ना, इसमें स्टडी कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब क्या ज्यादा होगा, दूसरा ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब कौन ज्यादा इसमें होगा, सेम ही तो रेशियो है, तो एनएस क्या होगा ज्यादा। तो ध्यान रखना जितना कॉइल जिसका ज्यादा हो, मतलब ये एनएस ज्यादा है तो क्या होगा स्टेप अप, अगर एनपी ज्यादा होगा तो स्टेप डाउन, ठीक है ना, वो लिख लो। इफ एनएस ग्रेटर देन एनपी, सिंबॉलिक डायरेक्शन एनएस ग्रेटर देन एनपी, ठीक है, इट इज स्टेप अप। इफ एनएस ग्रेटर देन एनपी इट इज स्टेप अप, ठीक है। सिमिलरली दूसरा भी लिख लो, इफ एनएस लेस देन एनपी, इफ एनएस लेस देन एनपी इट इज स्टेप डाउन, इट इज स्टेप डाउन, ठीक है, ये पार्ट आ गया। और इसमें एक और पार्ट जो हम अज्यूम करके चल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में है ना एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल की बात करूँ, ट्रांसफॉर्मर्स में ना एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इतनी अच्छा भी डिजाइन आ गई है ना ट्रांसफॉर्मर की कि इनपुट और आउटपुट में जो लॉस होता है ना बहुत कम होता है, 1% 2% जितना लॉस होता है वो बहुत ही कम। तो पहले हम ऐसा मान के चलते हैं कि 100% एफिशिएंसी, कोई पावर का लॉस नहीं है। तो एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं, देखो उसके नीचे, अज्यूमिंग नो पावर लॉस, अज्यूमिंग नो पावर लॉस, कोई पावर लॉस नहीं है, मतलब जो इनपुट पावर है वही क्या होगा मेरा आउटपुट पावर। इनपुट पावर को, इनपुट मतलब प्राइमरी, क्या लिख सकते हो VPIC, आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला याद है ना, ये हो जाएगा। तो देखो एक और फॉर्मूला बना सकते, VP by V है, इधर NP by NS का एक और रेशियो बना सकते हो क्या, IS by IP, इसमें उल्टा हो जाता है, ये एक और फॉर्मूला है।
देखिए ठीक है। अब ये हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं कि पावर लॉस बिल्कुल नहीं है, पर प्रैक्टिकली जो अभी बताया बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर आते हैं तो भी लॉस रही ना 1-2%। तो एफिशिएंसी फिर कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने डिस्कस किया, बहुत बार किया है। एफिशिएंसी निकाल रही हूँ जनरल, तो क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ठीक है ना। तो वो जनरल एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो, इफ देयर इज लॉस इन पावर, if there is loss in power, then efficiency of transformer then the efficiency of transformer will be, तब efficiency क्या हो जाएगी, ईटा जो है वो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, तो एफिशिएंसी इक्वल टू, ये डाल सकते हैं आउटपुट पावर मेरा क्या होगा, VSIC होगा वो, तो ये क्या आएगी इंटू 100। ठीक है, कि इसमें एनर्जी जो लॉस भी होती है उसके रीजन मोड में आ सकता है। क्या लगता है वो लॉस कैसे हुई होगी, स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किया ट्रांसफॉर्मर का, क्या लगता है लॉस ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में ही होगा ना, फील्ड लाइन क्या लगता है, फील्ड हम अज्यूम करते हैं कि जो फील्ड लाइन है वो क्या 100% लिंकेज है, 100% नहीं, थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही है, ठीक है ना, तो उसमें लॉस चला जाता है। लिखो, रीजन फॉर एनर्जी लॉस, रीजन फॉर एनर्जी लॉस, रीजन फॉर एनर्जी लॉस, पहला लिखो रीजन फॉर एनर्जी लॉस, पहला लिखो, there is flux leakage, there is flux leakage between primary, there is flux leakage between primary and secondary coil, there is flux leakage between primary and secondary coil। वो कम करने के लिए ही क्या करते हैं, वो जो फ्रेम डिजाइन किया ना वो कम करने के लिए हम बनाए अलग अलग फ्रेम। तो इसका सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्या यूज करो, फ्रेम्स यूज करो, मेटल फ्रेम, ठीक है ना। तो इसमें कंटिन्यू नहीं लिखा, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड by using metal cores, it can be reduced by using metal cores, ठीक है, ये पहला लॉ। दूसरा लिखो, और बताओ, और बताओ किसमें होगा, वायर में, तो वायर जो उनका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस तो मतलब क्या, हीट लॉस होगा, ठीक है ना। दूसरा लिखो, सर wires of primary and secondary coil, the wires of primary and secondary coil produce heat due to their resistance, due to their resistance, ठीक है, ये एक बात हो सकता है। एक और लॉस है ना, एक और लॉस भी आता है
बता देता हूँ। क्या होता है वो लॉ कि सपोज ये फ्रेम है या कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, ठीक है, जैसे मेटल। तो इस मेटल में से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पास करवाऊं, मतलब इसमें से क्या फ्लक्स पास होगा। अब फ्लक्स पास होगा और मैं फ्लक्स चेंज करूं तो इसमें भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें अब देखो वायर जैसा कुछ है नहीं कि पूरा करंट घूमे। इसमें होता है क्या होता है, छोटे छोटे लूप्स बनते हैं करंट, छोटे लूप्स बनते हैं लेंथ लॉ की वजह से। वो लूप्स के छोटे छोटे करंट ही होते हैं, उन लूप्स का स्पेशल नाम होता है, इनको कहते हैं एडी करंट, EDDY। क्या कहते हैं, एडी करंट, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस होते हैं, समझना क्या होगा, फ्रेम में से फील्ड पास हो रही है, फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा, फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट मिलेगा, उस करंट को क्या कहते हैं, एडी करंट। ये करंट यूजलेस होते हैं, कुछ यूज नहीं कर सकते, गए हो, मतलब क्या है, लॉस ही है अपने लिए। तो ये भी क्या है, नुकसान करता है, ठीक है। अब इसको कम करना हो तो सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन है। एक तो देखो मेटल है, करंट जिसमें फ्लो होता है, अच्छा कंडक्शन मेटल में ही होता है, तो इसको किससे कोट कर देते हैं, लैमिनेट लगा देते हैं। तो स्पेशल प्लास्टिक या कोई मटेरियल हो उससे लैमिनेट कर सकते हो, तो कंडक्शन क्या एक तो कम हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए इनका शेप चेंज कर देते हैं, जैसे फोर्क जैसा शेप बना, तो इनको क्या जगह ही नहीं मिलेगी लूप बनने के लिए। तो शेप चेंज कर सकते हो या क्या कर सकते हो, लैमिनेट कर सकते हो। इनको क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा हो इसको, व्हेन flux passing through a metal, when flux passing through a metal changes, when flux passing through a metal changes, comma, small circular current loops, small circular current loops due to length law, small circular current loops due to length law are induced. They are called eddy current, EDDY. They are called eddy current, EDDY, eddy current. ठीक है, full stop, कंटिन्यू लिखो। They can be reduced by applying a laminate to the core, or changing its shape, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन पढ़ी, कितनी इक्वेशन पढ़ी, 3 ही तो इक्वेशन पढ़ी। एक कौन सी है, ds by vp इक्वल टू ns by np, वो कोई भी ट्रांसफॉर्मर के लिए लगा सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन जो पढ़ी, vp by vs इक्वल टू is by ip, उल्टा होगा, अब जब आइडियल 100% होता वरना वो पावर एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, in an ideal transformer, the secondary to primary coil ratio, is 1:20. Is 1:20. Full stop. ठीक है।
an AC voltage of 240 volts, an AC voltage of 240 volts is applied across primary, and the resistance of secondary is 6 ohms, and the resistance of secondary is 6 ohms. Find voltage across secondary. And current in primary as well as secondary. दोनों में फाइंड करना है. ओके, तो पहले तो डेटा देखो नोटेशन के साथ क्या क्या दिया हुआ है. ये जो रेशियो है कैसे लिखोगे? NS by NP सेकेंडरी टू प्राइमरी है ना, तो NS by NP कितना हो जाएगा? 1/20. इससे क्या आइडिया लगा सकते हो? स्टेप अप या स्टेप डाउन? NS कम है, NP ज्यादा है, मतलब सेम वोल्टेज के बारे में बोल सकते हो, रखने की जरूरत नहीं है. मतलब VS कम होगा, VP ज्यादा होगा, क्या करेंगे? स्टेप डाउन. कौन सा स्टेप डाउन है उधर लिख लो, क्या होगा? स्टेप डाउन NS by NS by NP दिया हुआ 1/20. और क्या डेटा दिया हुआ? VP प्राइमरी का वोल्टेज दिया ना 240 वोल्ट. ओके, तो इससे क्या निकाल सकते हो? VS निकाल सकते हो. करो, रेशियो यूज करो. VP by VS उसको लिख सकते हो NP by NS. फिर रेशियो यूज करो, इससे VS आ जाएगा ना. ये सब डेटा पता है. कितना रखो? 12 वोल्ट. अब ये तो एक अपना ये करंट निकालना है, तो करंट भी इजी निकाल सकते हो. कौन सी किसका वो रेजिस्टेंस भी है? सेकेंडरी. तो सेकेंडरी के अक्रॉस क्या ओम लॉ अप्लाई कर सकते हो? VS इक्वल टू क्या होगा? ISR. तो ये कितना है? 12. IS निकालना है. R से प्राइस कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर. IT के लिए क्या करोगे? हाँ, वो भी यूज कर सकते हो. VP वाला भी यूज कर सकते हो. इसमें फिर बताओ क्यों यूज कर सकते हो? आइडिया दिया है तो कोई लॉस नहीं होगा, तो ये यूज कर सकते हो. VP अपना 240 या 12. IS
ये कितना है 2, कितना हो जाएगा 0.1 0.1 next question. A 220 volt AC supply, a 220 volt AC supply is given to primary circuit of a transformer. 220 volt AC supply is given to the primary circuit of the transformer. Okay. An output of 12 volts DC, an output of 12 volts DC is taken out using rectifier. Okay. Find number of turns in primary. If there are 24 in secondary. ठीक है. अब इसमें एक नया वर्ड यूज किया है कि ये क्या है, रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या होता है? देखो, शुरुआत में इसमें डेटा अगर लिखना हो तो VP तो कितना होगा 220. ठीक है. अब वो 220 इसमें सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो उधर रेक्टिफायर डायलर मतलब क्या होता है? एसी सिग्नल हमें पता है. एसी सिग्नल क्या होता है? पहले प्लस जाएगा, माइनस प्लस ऐसे जाएगा. ओके. रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में. रेक्टिफाई क्या करता है? जो नेगेटिव पार्ट है ना उसको पॉजिटिव करता है. तो उसका सिग्नल कैसा होगा? फिर भी चेंज तो हो ही रहा है. ठीक है. तो ये ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, इसका मतलब बेसिकली क्या है, वो वैल्यू ही थी. मतलब क्या है, VS कितना होगा? VP 220 है. VS कितना होगा? 12 वोल्ट. खत्म. अरे क्या VP 220 ये कितना है? 50. NP निकालना है ना. और ये 24. ठीक है. NP क्या गया 440. ठीक है. मतलब ऐसे बस कोई वर्ड यूज कर सकते हैं अलग, हमें पता होना चाहिए. ठीक है. Okay. Next question. In a transformer, primary turns are 20. In a transformer, primary turns are 20. Secondary are 100. Secondary are
100, ठीक है. Find voltage in secondary coil. Find voltage in secondary coil. If primary is supplied, with 220 volt DC. Primary is supplied with 220 volt DC. ठीक है. So, ये फॉर्मूला लगा हुआ है वाला डायरेक्ट. सेकेंडरी निकालना है. प्राइमरी कितना 220 दिया हुआ है. ये कितना 100 और एनएस कितना है 20. तो ऐसे सॉल्व करो. वीएस कितना आएगा 1100 वोल्ट. पर ये आंसर है तो गलत है. ऑप्शन में डेफिनेटली दिया होगा. आंसर गलत है. क्यों गलत है? प्राइमरी में डीसी दिया है. ट्रांसफॉर्मर डीसी पे कोई काम कर ही नहीं सकता. आउटपुट में मिल सकता है. ठीक है. ये रेक्टिफायर ऐसा यूज कर. और प्राइमरी में दोगे तो काम ही नहीं करेगा. वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है. ठीक है ना. तो एक्चुअल में आंसर मतलब क्या होगा? क्या है? काम ही नहीं करेगा मतलब ये जीरो. ठीक है. जिनको स्ट्राइक हो गया वेल एंड गुड. वरना लिखना. ठीक है कि ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क. ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी इनपुट. ठीक है. सो वीएस इक्वल टू 0. ओके. ठीक है. ये पार्ट एक हो गया. अब दूसरी ये डिवाइस, दूसरा डिवाइस स्टडी कर लेते हैं. ट्रांसफॉर्मर में स्टडी किया. ठीक है. दूसरा डिवाइस छोटा ही है. मेन क्या प्रॉब्लम पे उस पर फोकस करना है क्योंकि उसकी थियरी बोर्ड में नहीं आती. वो कंपेरेटिव पार्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लिख लो. चोक कॉइल CHOKE. चोक कॉइल. ठीक है. ओके. देखो ये चोक कॉइल क्या होता है. अभी की देखो अभी की ट्यूबलाइट तो क्या ये सब एलईडी और वो सब पे काम करती है और जो बहुत हाईली एफिशिएंट होती है. पहले के जमाने में पता है ग्लास की ट्यूबलाइट उसमें ध्यान से अगर देखा हो ग्लास की जो ट्यूबलाइट होती है ना वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट साइड पे लगाया होता है. एकदम छोटा सा पार्ट होता है. उसको चोक कॉइल कहते हैं. अब वो क्या होता है तो समझाता हूँ. बेसिकली ट्यूबलाइट को काम करना हो तो ट्यूबलाइट को कितना करंट चाहिए? बहुत कम करंट चाहिए. अब तुम हाई वोल्टेज दे दोगे तो करंट भी हाई जाएगा. तो ट्यूबलाइट जो क्या है फ्यूज हो जाएगी. काम नहीं कर पाएगी. तो अपना टारगेट क्या है? मुझे करंट क्या करना है कब? तो अपना सबसे सिंपल फॉर्मूला, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये मैं यूज करूँ. I इक्वल टू V बाई आर. अब देखो V मेरे हाथों में नहीं है. ये सॉकेट में V फिक्स आ रहा है.
तो तरीका क्या होगा अगर मुझे कम करना हो? इसका रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, करंट क्या हो गया, कम हो गया, अपना काम हो गया। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मतलब क्या, लॉस बढ़ा रहे, बहुत ज्यादा लॉस होगा तो नुकसान भी उतना हुआ। ठीक है, अब एक और भी इक्वेशन है अपने, एसी सर्किट है ना, स्पेक्ट्रम में इक्वेशन क्या होती है, IZ इक्वल टू क्या होगा, V/Z। तो दूसरा तरीका क्या है अपने पास कि I अगर मुझे कम करना हो तो Z क्या कर सकते हो, बढ़ा ले। Z की इक्वेशन याद है, वो याद करो, ये होता है। अब देखो ये तो मुझे बढ़ाना नहीं है, Z अगर मुझे बढ़ाना हो तो ये तो इसको तो भूल ही जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ, ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ, दोनों में से Z बढ़ जाएगा। अब इजी और चीप वे कौन सा होगा, एक्सेल मतलब क्या, क्वालिटी, कितना इजी हो गया। तो ये बढ़ा दूं तो Z बढ़ जाएगा, Z बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। और सबसे बेस्ट इसका जो पॉइंट है, इसमें जो लॉस हो रहा था ना, वो लॉस यहाँ पे एकदम कम हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी करंट कम करना हो ना एसी सर्किट में, रेजिस्टेंस मत यूज करो, क्या यूज करो, इंडक्टर यूज करो। और इसको क्या कहते हैं, चोक कॉइल, नाम नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने आप में नहीं होती, वो पावर प्लांट होती है फिक्स। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उसका डायरेक्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं इसमें। देखो इन डीसी सर्किट current can be decreased in DC circuit. Current can be decreased by increasing resistance, which results in heat loss, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखो, इन AC सर्किट current can be reduced by increasing impedance. Current can be reduced by increasing impedance, which does not consume much power. Next time we लिखो Z equal to, ये फॉर्मूला है, Z equal to √R² plus XL minus XC²। ठीक है, कंटिन्यू में लिखो, a choke coil is an electrical device. A choke coil is an electrical device that has very low resistance, and very high inductance, ये कैपेसिटेंस होगा क्या उसका? देखो वायर है तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। इंडक्टेंस तो अपना टारगेट ही है कि एल उसको बड़ा कर, क्योंकि एक्सएल चाहिए मुझे, एक्सी होगा क्या? कैपेसिटेंस थोड़ी है, कैपेसिटर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक्सी कुछ होगा ही, ठीक है। तो इसमें ये अच्छा, आइडियल चोक कॉइल की बात करें तो क्या होना चाहिए आइडियल चोक कॉइल का केस? रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट भी लिख लो। एन आइडियल choke coil has zero resistance. An ideal choke coil has zero resistance. ठीक है। अब देखो इसके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हो तो क्या करो, choke coil मतलब क्या, ये एक्सेल आ सकता है, आर आ सकता है। हम जैसे नॉर्मल एसी सर्किट सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सॉल्व करना, कुछ अलग नहीं है। बस ये इस पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उसमें क्या पूछा होगा पता है? पावर। उसका ही काम कर रहा है ना, ठीक है। पावर पूछा होगा कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है पावर का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ज्यादा स्क्वायर, ठीक है। जिसके प्रॉब्लम करते हैं उसमें पावर वाला पार्ट यूज करें, ठीक है। लिखो choke coil of 10 ohm resistance, coil of 10 ohm resistance and 10 Henry inductance is supplied with voltage V equal to 200 sin 100t. V equal to 200 sin 100t, ठीक है। Find power consumed by the choke coil. ठीक है। अब देखो इसमें पावर कंज्यूम पूछा है, जो बोला कि नॉर्मल एसी सर्किट की तरह स्टडी करना है। तो इसमें देखो पहला है तो हेल्प कर देता हूँ, बाकी प्रॉब्लम तो खुद सॉल्व कर पाओगे। एक choke coil मतलब मैं क्या मान के चलूँ? R है, L है, C है, क्या है ये क्वेश्चन? मतलब ये अपने प्रॉब्लम में कौन सी है? एक LR सर्किट है, एक L आ जाएगा, एक R आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा दो? सोर्स, ठीक है। ये L, ये R, इसको एक बॉक्स में बंद करो, ये क्या हो गया अपना choke coil। तो इसमें पावर कंज्यूम निकालना मतलब क्या होगा? नॉर्मल सर्किट को सॉल्व करना है, करो, ट्राई करो सॉल्व करने की। सुनो, इधर में कोई टॉपिक क्या था लास्ट में, कंपेरेटिव में कौन सा है? उसमें एनर्जी भी था ना, पावर भी था। ओके, तो इस बार बोलो ही रखूं या सर्कुलर मोशन? इस बार तो वर्क एनर्जी पावर पूरा रखूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सर्कुलर, तो वर्क एनर्जी पावर
Point two what? ये वोल्टेज दे रखा है 200 900 t, ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं, ये LR सर्किट एक नॉर्मल सर्किट ही सॉल्व करनी है, तो पावर मुझे निकालना हो, तो देखो पावर जो कंज्यूम होगा एवरेज पावर देखो एवरेज पावर एवरेज पावर क्या होगा, V² RMS R/Z, ठीक है। अब क्वेश्चन में R दिया हुआ है, R दिया हुआ है 10, ठीक है। Z निकाल सकते हैं क्या? Z कैसे निकालेंगे? ये क्या कहते हैं, फेजर है इधर एक्सेल, तो ये Z² इक्वल टू XL² प्लस R²। एक्सेल को देखो, एक्सेल को क्या ओमेगा लिख सकते हैं, ω² प्लस R² तो Z² ओमेगा 100 है, L दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा 1000 पर स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। तो इसको यही रखते हैं। अच्छा VRMS तो निकाल 200/√, VRMS 200 जो Vmax का ध्यान रखता है, V0 है, तो VRMS क्या होगा, V0/√2, तो कितना हो जाएगा, 100√2 लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करो, ये कितना होगा, 100√2² R कितना है 10, Z² कितना है 1000² प्लस 10²। अब देखो इसमें ये पूरा कैलकुलेट और तो आंसर आएगा, पर इससे ध्यान दो 1000 प्लस 10 का स्क्वायर है, एडिशन है, तो 10 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात तो नेग्लेक्ट ही कर दो, ये बहुत छोटा नंबर होगा, ठीक है, ये बहुत छोटा नंबर होगा। सब सॉल्व कर दो, क्या रहा 0.2 ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना। Next question. Bulb is rated. Bulb is rated 110 volt. Bulb is rated 110 volts, 55 watts.
55 watt. ठीक है, 110 volts, 55 watt. It is connected to an AC supply. It is connected to an AC supply of 220 volts. Of 220 volts, 50 hertz. 50 hertz in series with a choke coil. In series with a choke coil. Okay? Full stop. Find inductance of the choke coil. Find inductance of the choke coil for the bulb to work at its rating. For the bulb to work. For the bulb to work at its rating. ठीक है, अब देखो ये खुद ट्राई करने काफी अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअली। बल्ब का रेटिंग दिया है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम होगा अगर बल्ब को ये choke coil में हटा दूं, डायरेक्ट बल्ब को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर, रेटिंग से ज्यादा है, 110 उसकी रेटिंग है, हम 220 दे रहे हैं, तो रिफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या choke coil लगाना ही पड़ेगा, तभी वो क्या ढंग से काम करेगा। इसको भी एक नॉर्मल सर्किट की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इधर RL सर्किट हमने माना है, वैसे ही ना उसकी सर्किट भी ड्रॉ करने की ट्राई करो। ठीक है, जो इतना पार्ट साथ में करते हैं, बाकी खुद ट्राई करो। उसकी सर्किट समझते हैं, कैसी सर्किट होगी उसकी। बल्ब है और यहाँ पे ये choke coil है, ठीक है, और ये सोर्स है। सोर्स कितना दिया है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब से इसको भी मुझे एक सर्किट की तरह, एसी सर्किट की तरह सॉल्व करना है। इसको क्या माना, रेजिस्टेंस बल्ब का दिया है, मतलब रेजिस्टर होता है। इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें एक्चुअली लिखा मुझे दिया होना चाहिए, आइडियल लिखा होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अगर जगह उधर ऊपर तो आइडियल लिख लो कि आइडियल choke coil होता है, तो क्या मान के चलो। अगर प्रैक्टिकल कॉइल है तो रेजिस्टेंस जगह दोनों आता है, और आइडियल है तो सिर्फ इंडक्टर। ये अपना choke coil कौन सी सर्किट, बस सबसे डेटा सब दिया है, उस हिसाब से ट्राई करो सॉल्व करने। बल्ब के बारे में स्टडी करो। ओमेगा मिल गया 100, एक्सेल निकालना पड़ेगा।
मुझे अप्लाई किया उसके बाद Z इक्वल टू ओमेगा होगा, Z इक्वल टू क्या होगा, R और L दोनों है ना, पूरे सर्किट देखो पहले इसमें बल्ब से बल्ब यहाँ पे बल्ब की अगर बात करें तो P इक्वल टू VI यूज करो तो उससे I निकाल सकते हो। बल्ब का पावर और वोल्टेज दिया है तो कितना है I 0.5, जिसका मतलब बल्ब से 0.5 करंट जा रहा है। मैं बोल सकता हूँ वही करंट वही सर्किट। तो पूरी सर्किट के में भी इक्वेशन लगा सकते हो। पूरी सर्किट के अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो V इक्वल टू IZ लिखेंगे। V कितना डालेंगे 220, I कितना होगा 0.5 इंटू Z, Z कितना आ गया 440 होगा। अभी ये जो Z आया वो Z बल्ब का भी गिनना है और इसका भी गिनना है कोई का। तो ये जो Z है वो पूरी सर्किट का है। तो Z को और क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z आ गया है 440 का स्क्वायर। R देखो निकाल सकते हो, R मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस। तो बल्ब का रेजिस्टेंस की रेटिंग आ जाएगा, याद है कितना आएगा रेजिस्टेंस 220 ओम। बल्ब की रेटिंग से आ सकता है तो 220 ओम स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इधर से XL आ जाएगा। देखो इसमें कैल्शियम वो सब यूज कितना रहेगी 381 ओम। और XL को मुझे L निकालना है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है ओमेगा L, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf इंटू L इक्वल टू 381 ओम। तो ये FL वो सब चला गया, कितना गया 100 पाई डिवाइड कर दो कितना 1.2 ठीक है ना। इतना
इंडक्टर ही जाएगा। ओके, ये बस 1-2 क्लास और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।